हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लिम्फॉइड स्ट्रक्चर्स के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने लिम्फ नोड के बारे में पढ़ा था। अब इसमें हम पढ़ते हैं स्प्लीन के बारे में। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्प्लीन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये है बेसिकली स्प्लीन का स्ट्रक्चर। स्प्लीन का स्ट्रक्चर बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होता है। तो पहला है वाइट पल्प, दूसरा है रेड पल्प। इसको वाइट पल्प क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे WBC प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको वाइट पल्प कहा जाता है। और यहाँ पे RBCs प्रेजेंट होती हैं, इसलिए इसको रेड पल्प कहा जाता है। वाइट पल्प का क्या फंक्शन होता है? तो वाइट पल्प का फंक्शन होता है कि इन्फेक्शन के खिलाफ ये लड़ता है। बेसिकली वाइट पल्प, कोई भी बॉडी में हमारे इन्फेक्शन आए, कोई वायरस और बैक्टीरिया एंटर करता है, तो उससे लड़ने का काम कौन करता है? वाइट पल्प। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉलिकल्स के बारे में। ये है फॉलिकल का स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पे बी सेल प्रेजेंट होता है। तो इससे पहली वाली वीडियो में हमने बात किया था लिम्फ नोड के बारे में। यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली फॉलिकल प्रेजेंट होता है और इसी फॉलिकल में बी सेल प्रेजेंट होता है। सेम यही स्प्लीन में भी है कि इसी फॉलिकल में बी सेल प्रेजेंट होता है। और ये फॉलिकल जब सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, मतलब जब बी सेल पॉलिफरेट करता है, तो ये फॉलिकल जो होता है चेंज हो जाता है दो पार्ट में। एक होता है जर्मिनल सेंटर, इसी फॉलिकल में दो पार्ट हो जाता है, जर्मिनल सेंटर और मेंटल सेंटर। सेम यही चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं स्प्लीन में भी। सबसे पहले हम फॉलिकल की बात करते हैं। फॉलिकल में क्या प्रेजेंट होता है? बी सेल। ये फॉलिकल का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? बी सेल। उसके बाद हम बात करें जब फॉलिकल थोड़ा सा पॉलिफरेट करता है, मैच्योर हो जाता है, तब यहाँ पे बेसिकली ये डिवाइड हो जाता है मेंटल जोन और जर्मिनल सेंटर में। मेंटल जोन और जर्मिनल सेंटर में डिवाइड हो जाता है। मतलब ये पॉलिफरेशन के बाद डिवाइड होता है मेंटल जोन और जर्मिनल सेंटर में। पॉलिफरेशन के बाद मतलब ये पॉलिफरेट करके प्लाज्मा सेल बनाएगा। प्लाज्मा सेल के बाद फिर ये एंटीबॉडीज बनाएगा, मतलब एंटीबॉडी बनाने के कैपेबल हो जाता है। तब ये डिवाइड करता है मेंटल जोन और जर्मिनल सेंटर में। इसके बाद हम बात करते हैं मार्जिनल जोन। ये मार्जिनल जोन है। इसमें क्या, इसकी खासियत क्या होती है कि यहाँ पे स्पेशलाइज्ड बी सेल प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे स्पेशलाइज्ड बी सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि हाई क्वालिटी ऑफ एंटीबॉडीज बनाने के कैपेबल होते हैं। इनकी कैपेसिटी होती है कि हाई क्वालिटी ऑफ एंटीबॉडीज बना सके किसी भी इन्फेक्शन के खिलाफ। उसके बाद हम बात करते हैं पेरी आर्टियोलर लिम्फॉइड शीट। पेरी आर्टियोलर लिम्फॉइड शीट क्या होता है? यहाँ पे टी सेल लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट जब मैच्योर हो जाते हैं, उसके बाद ये स्प्लीन में आके बैठ जाते हैं। तो बी लिम्फोसाइट कहाँ बैठ जाता है? बी लिम्फोसाइट फॉलिकल्स में बैठ जाता है। और टी लिम्फोसाइट कहाँ बैठ जाता है? बेसिकली टी लिम्फोसाइट के लिए पेरी आर्टियोलर लिम्फॉइड शीट होता है। यहाँ पे बेसिकली टी लिम्फोसाइट प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया बेसिकली वाइट पल्प। अब इसके बाद हम बात करते हैं रेड पल्प के बारे में। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पे साइनोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं, रेटिकुलर फाइब्रस नेटवर्क प्रेजेंट होता है। साइनोसाइड्स में क्या होता है? बेसिकली ब्लड एक्यूमुलेट होते हैं। यहाँ पे ब्लड्स के चैनल प्रेजेंट होते हैं। रेड पल्प का क्या काम होता है? रेड पल्प का काम होता है कि ये रिमूव कर ओल्ड RBCs को रिमूव कर देते हैं और जो डैमेज RBCs आती हैं उसको रिमूव कर देते हैं ये बेसिकली। और यहाँ पे रेटिकुलर फिल्टर और यहाँ पे रेटिकुलर फाइबरस नेटवर्क। रेटिकुलर मतलब कोलेजन का फाइबर नेटवर्क प्रेजेंट होता है जो कि फिल्ट्रेशन में काम करता है, ब्लड फिल्टर करता है। यहाँ पे ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करता है। ओवरऑल इसका अगर फंक्शन देखा जाए तो क्या होता है? ये ब्लड क्लीनर की तरह काम करते हैं बेसिकली, और ब्लड स्टोरेज की तरह काम करते हैं। साइनोसाइड्स में बेसिकली ब्लड स्टोर होता है और रेटिकुलर फाइबर में ये ब्लड क्लीनर का काम करते हैं। तो ये हो गया बेसिकली रेड पल्प और ये वाइट पल्प। अब ओवरऑल हम फंक्शन देखते हैं कि स्प्लीन का क्या फंक्शन होता है बेसिकली। तो स्प्लीन का फंक्शन होता है कि रिमूव ओल्ड एंड डैमेज ब्लड सेल, और ये फाइट इन्फेक्शन के खिलाफ फाइट करता है। और इसका एक काम और होता है कि स्टोर करता है इम्यून सेल्स। इम्यून सेल्स में जैसे कि बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स आगे, तो इसका एक काम और होता है ये प्लेटलेट्स को भी स्टोर करके रखता है। अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में भी थोड़ा सा। अब इसमें हम देखते हैं कि ओपन सर्कुलेशन क्या होता है और क्लोज सर्कुलेशन क्या होता है। ओपन सर्कुलेशन क्या होता है कि ये इस आर्टरी से, इस कैपिलरी से बेसिकली ब्लड आउट होगा, यहाँ स्पेस में जाएगा, फिर यहाँ से धीरे धीरे फिल्टर होता रहता है, फिल्टर होकर साइनोसाइट्स में जाएगा। तो ये होता है ओपन सर्कुलेशन। क्लोज सर्कुलेशन क्या होता है? बेसिकली क्लोज सर्कुलेशन वेसल्स में ही रहता है। ये बेसिकली डायरेक्टली साइनोसाइड से कनेक्ट होता है, ये आउट स्पेस में नहीं जाता यहाँ की तरह। ओपन सर्कुलेशन में क्या है कि ये ब्लड कैपिलरी से निकल के स्पेस में जाता है, उसके बाद ये साइनोसाइड्स में जाता है। लेकिन क्लोज सर्कुलेशन में क्या है कि साइनोसाइड से डायरेक्ट ये कैपिलरी कनेक्ट होती है, ये बाहर आउटसाइड में ब्लड जो है नहीं जाता, ये डायरेक्ट साइनोसाइड्स में जाता है। मतलब कि ब्लड जो है वो कैपिलरीज के अंदर ही रहता है। तो ये होता है ओपन सर्कुलेशन और ये होता है क्लोज सर्कुलेशन। दोनों में फ़र्क बस इतना है कि ओपन सर्कुलेशन में जो है ब्लड हमारा स्पेस में जाता है, ये जो स्पेस यहाँ पे स्पेस में जाता है, उसके बाद फिर ये साइनोसाइड से फिल्टर होता है। क्लोज में क्या है कि ये साइनोसाइड, ये मतलब आउटसाइड में नहीं जाता, डायरेक्ट साइनोसाइड से कनेक्ट होता है। तो ये डिफरेंस होता है ओपन सर्कुलेशन एंड क्लोज सर्कुलेशन में। ओपन सर्कुलेशन से बेसिकली हमें क्या फ़ायदा होता है? ओपन सर्कुलेशन से हमें ये फ़ायदा है कि जब ब्लड हमारा इस स्पेस में आता है, रेटिकुलर फाइबर्स नेटवर्क प्रेजेंट होते हैं। ये रेटिकुलर फाइबर नेटवर्क बेसिकली ओल्ड RBCs को, जो डिस्ट्रॉय RBC हो चुकी हैं उनको, और एंड कोई जर्म या टॉक्सिन वगैरह प्रेजेंट है तो उसको फिल्टर कर देता है, ट्रैप कर लेता है बेसिकली ये नेटवर्क। तो ओपन सर्कुलेशन से ये फ़ायदा है। अब इसके बाद हम बात करते हैं स्प्लीन की लोकेशन के बारे में। स्प्लीन का लोकेशन कहाँ होता है? तो स्प्लीन का लोकेशन है लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन, एंटीरियो लेटरल टू द लेफ्ट किडनी के एंटीरियो लेटरल साइड पे। प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? 9th एंड 11th रिब। 9th और 11th रिब बेसिकली हमारी स्प्लीन को प्रोटेक्ट करता है। एक बार वापस देख लेते हैं स्प्लीन का फंक्शन क्या होता है। तो स्प्लीन का फंक्शन होता है रिमूव ओल्ड एंड डैमेज ब्लड सेल्स, हेल्प इन करता है इन्फेक्शन के खिलाफ फाइट करने में, और स्टोर करता है इम्यून सेल मतलब बी और टी लिम्फोसाइट, और प्लेटलेट्स को स्टोर करता है। ये फंक्शन होता है बेसिकली किसका? ये फंक्शन होता है स्प्लीन का।
उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हमारा स्प्लीन खराब हो गया, स्प्लीन काम नहीं कर रहा है, जैसे कि पोस्ट स्प्लेनेक्टोमी मतलब सर्जिकल रिमूवल हो गया स्प्लीन का, या सीकल सेल डिजीज हो गया जिसमें ऑटो स्प्लेनेक्टोमी हो जाती है, तो इन कंडीशन में मतलब हमारा स्प्लीन जो है वो काम नहीं कर रहा है। तो उससे क्या क्या चेंजेस आएंगे? उससे सबसे पहला ये होगा कि आईजीएम रिड्यूस हो जाएगा। आईजीएम रिड्यूस होगा तो मतलब जो हमारे एक्यूट इन्फेक्शन के खिलाफ एंटीबॉडी सबसे पहले बनती थी, आईजीएम जो होता है वो एक्यूट इन्फेक्शन में सबसे पहली एंटीबॉडीज़ बनती है, तो इसका तो ये डिक्रीज़ हो जाएगा, इसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा क्योंकि इम्यून रिस्पांस बहुत वीक हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास स्प्लीन है ही नहीं। तो बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट जो मैच्योर होकर हमारे स्प्लीन में बैठे हैं वो जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, तो इम्यून सिस्टम जो इम्यून रिस्पांस होगा वो बहुत कम हो जाएगा। इसी वजह से जो है आईजीएम रिड्यूस हो जाएगा। आईजीएम रिड्यूस हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन भी कम हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन कम हो जाएगा मतलब C3b मतलब जो ऑप्शनाइजेशन होता है, ऑप्शनाइजेशन कौन करता है, ऑप्शनाइजेशन के रिस्पॉन्सिबल होता है कौन सा कॉम्प्लीमेंट, C3b, ये कम हो जाएगा। इससे क्या होगा, ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेशन डिक्रीज हो जाएगा। इससे क्या होगा फिर हमारा इससे क्या होगा कि इन्फेक्शन का चांस इंक्रीज हो जाएगा। बेसिकली इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया का इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाएगा ऐसे पेशेंट में जहाँ पे स्प्लीन काम नहीं कर रहा है या स्प्लीन नहीं है। पोस्ट स्प्लीनेक्टोमी फाइंडिंग क्या क्या होगा, मतलब अगर किसी की बॉडी में स्प्लीन नहीं है तो क्या क्या फाइंडिंग आएंगी वहाँ पे। तो सबसे पहला आता है यहाँ पे कि हॉवेल जॉली बॉडीज़। हॉवेल जॉली बॉडीज़ क्या होता है, बेसिकली आरबीसी के अंदर स्मॉल टाइनी न्यूक्लियर फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो जिसकी बॉडी में स्प्लीन रहता है वो आरबीसी को फिल्टर करके ये न्यूक्लियर फ्रेगमेंट निकाल देता है, बट जहाँ पे स्प्लीन नहीं है वहाँ पे ये न्यूक्लियर फ्रेगमेंट आरबीसी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो एक फाइंडिंग तो ये होगी। उसके बाद दूसरा फाइंडिंग आता है टारगेट सेल। टारगेट सेल क्या होता है कि एबनॉर्मल शेप ऑफ आरबीसी। उसके बाद आता है कि थ्रोम्बोसाइटोसिस पाया जाएगा। थ्रोम्बोसाइटोसिस क्या होता है कि मतलब प्लेटलेट्स का नंबर बढ़ जाएगा। अभी हमने इससे पहले इसके फंक्शन में बात किया था कि जो हमारा स्प्लीन होता है वो प्लेटलेट्स को भी स्टोर रखता है। तो अगर जिसकी बॉडी में स्प्लीन नहीं होगा वहाँ पे प्लेटलेट्स बढ़ जाएगा, प्लेटलेट्स का नंबर इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं लिम्फोसाइटोसिस। लिम्फोसाइटोसिस का मतलब लिम्फोसाइट्स बढ़ जाएंगे, मतलब बी लिम्फोसाइट्स बढ़ जाएगा, टी लिम्फोसाइट्स ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्प्लीन में जो स्टोर हो रहा है यहाँ पे जो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट स्टोर हो रहा है वो स्टोर नहीं हो पाएगा, तो लिम्फोसाइटोसिस हो जाएगा, मतलब लिम्फोसाइट्स बढ़ जाएंगे। तो ये तो है बेसिकली कि अगर किसी पेशेंट में, किसी की बॉडी में अगर स्प्लीन नहीं है तो क्या क्या फाइंडिंग आएंगी। तो ये कुछ फाइंडिंग हमने पढ़ ली। वैक्सीनेटेड पेशेंट अंडरगो स्प्लेनेक्टोमी और स्प्लीनिक डिस्फंक्शन अगेन एनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म। मतलब ये है कि कोई पेशेंट है उसके अंदर स्प्लीन काम नहीं कर रहा है तो उसको हमें वैक्सीन देना पड़ेगा। किसके खिलाफ? अगेंस्ट इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म के खिलाफ। इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म के खिलाफ हमें इसको क्या देना पड़ेगा? वैक्सीन देना पड़ेगा, क्योंकि जिनके पास स्प्लीन नहीं होता है हाई चांस होता है कि इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जो है उसको अटैक कर दें, उनको इन्फेक्ट कर दें। जैसे इससे पहले हमने देखा था यहाँ पे कि जहाँ पे जो है स्प्लीन नहीं है, जिनकी बॉडी में स्प्लीन काम नहीं कर रहा, वहाँ पे चांस इन्फेक्शन का बढ़ जाएगा। किसका? इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म का। तो इसीलिए हमें उन पेशेंट में जिनका स्प्लीन काम नहीं कर रहा या जिनका स्प्लीन रिमूवर हो चुका है उनमें हमें वैक्सीन देना पड़ेगा। किसके खिलाफ? अगेंस्ट इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के खिलाफ, इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म के खिलाफ। इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं? जैसे निमोकोकाई हो गया। उसके बाद आता है कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ये है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। मेनिंजोकोकाई हो गया। तो इनके खिलाफ बेसिकली हमें वैक्सीन देना पड़ेगा ऐसे पेशेंट में जहाँ पे स्प्लीन नहीं है या तो वो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ऐसे पेशेंट में जहाँ पे स्प्लीन नहीं है वहाँ पे इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया का इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है, इसलिए हमें इनके खिलाफ वैक्सीन देनी पड़ती है। ये तो हो गया बेसिकली वैक्सीन वाली बात। तो उसके बाद बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं पेरी आर्टियोलर लिम्फेटिक शीथ। पेरी आर्टियोलर लिम्फेटिक शीथ कहाँ था? ये वाला पेरी आर्टियोलर लिम्फेटिक शीथ है। यहाँ पे टी सेल होता है, टी लिम्फोसाइट, और ये कहाँ का, किसका पार्ट है? वाइट पल्प का पार्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं फॉलिकल की। फॉलिकल में कौन सा सेल होता है? बी सेल होता है। फॉलिकल में क्या कंटेंट होता है? बी सेल। ये भी किसका पार्ट है? वाइट पल्प का पार्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं मार्जिनल जोन की। मार्जिनल जोन क्या होता है? यहाँ पे बेसिकली माइक्रोफेजेस होते हैं और स्पेशलाइज बी सेल। स्पेशलाइज बी सेल का काम क्या होता है कि हाई क्वालिटी ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, और ये वही एरिया होता है जहाँ पे बेसिकली एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो होते हैं कैप्चर करते हैं। क्या? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कैप्चर करते हैं। कोई एंटीजन अगर हमारे ब्लड में आ रहा है तो वो कैप्चर कर लेते हैं। रिकॉग्नाइज कौन करता है इनको? फॉर रिकॉग्निशन बाय लिम्फोसाइट्स। और ये वही एरिया होता है जहाँ पे एपीसी मतलब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या करते हैं, कोई भी अगर हमारे ब्लड में एंटीजन आया है बाहर से तो उसको कैप्चर कर लेते हैं। उसके बाद वो एमएचसी के जरिए लिम्फोसाइट के टी लिम्फोसाइट के हवाले कर देते हैं। उसके बाद टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट को देता है। उसके बाद बी लिम्फोसाइट बेसिकली फिर एंटीबॉडीज बना देता है। उसके बाद वो जाके इम्यूनोग्लोबिन्स किल कर देते हैं। तो यही भी लिखा हुआ रिकॉग्नाइज्ड बाय लिम्फोसाइट्स लोकेटेड बिटवीन रेड पल्प एंड व्हाइट पल्प। ये कहाँ लोकेटेड होता है? रेड पल्प एंड व्हाइट पल्प के बीच में। तो ये हो गया बेसिकली पूरा हमारा स्प्लीन के बारे में।